अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सस्पेंस नॉवल कहीं प्यार ना हो जाए एपिसोड 70। तो जनाब जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर जैसा कि आप जानते हैं, नॉवल की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए एपिसोड 70 की तरफ। सुबह नाश्ते के बाद एहतशाम को ऑफिस से कॉल आई थी। बस वो उसी के सिलसिले में बाहर लॉन की तरफ निकल आया था। मरीना भी उसके पीछे ही बाहर आ गई थी क्योंकि वो एहतशाम से बात करना चाहती थी। गुज़िश्ता रोज़ भी वो इसी नीयत से उसके पास आई थी, लेकिन फिर झिझकते हुए खामोश ही रह गई। एहतशाम, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जिसे चाहा जाए वो भी आपको चाहे या आपके नसीब में लिख दिया जाए। अगर हम पहले मिले होते तो यकीनन मैं दादो या मामा से पसंदीदगी का इजहार कर देती और आपको अपना हम सफ़र बनाने की ख्वाहिश उन पर ज़ाहिर कर देती। फिर भले मुझे बेशर्म समझा जाता, लेकिन ज़िंदगी भर का मामला जो हुआ, इस पे समझौता नहीं किया जा सकता ना। मगर बदकिस्मती से आप मिले भी तो तब जब सारा से रिश्ते में मुंसलिक हो गए। चूँकि हमारा भी लाहौर आना जाना बहुत ही कम रहा, ना होने के बराबर, और जब कभी चक्कर लगा भी तो आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। इत्तफाकन आप दोस्तों के साथ गेट टुगेदर या कभी किसी दोस्त की शादी की वजह से घर से गायब होते। बहुत साल पहले आपको देखा था जब लाहौर चक्कर लगा, और अब बिल्किस दादो की वफ़ात पर आपको बहुत देर बाद देखा। आप खुद तो कभी हमारी तरफ आए ही नहीं, और अब जब आपसे मुलाकात हुई तो आपकी शख्सियत की मकनातीसी कशिश ने मुझे भी अपना सील कर लिया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सारा बहुत लकी है कि उसे आपका साथ नसीब हुआ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई थी कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। प्लीज़ आप दादू और मामा से कहें कि फ़रहान अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से किया गया इनकार तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। सो एक यही वाहिद हल है कि आप उनसे बात करें। मरीना उसके उक़ब में खड़ी थी और कॉल बंद होते ही निगाहें झुकाए कदरे झिझकते हुए उससे मुखातिब होते बहुत कुछ कह गई, जबकि एहतशाम उसकी बातें सुनकर लम्हा भर को हैरान रह गया। देखो मरीना, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तुम्हें शादी तो करनी ही है, फिर अभी क्यों नहीं? और फ़रहान एक अच्छा लड़का है, यकीनन तुम उसके साथ खुश रहोगी, सब कुछ भूल जाओगी। अगर अभी इसे रिजेक्ट कर दोगी, हो सकता है बाद में कोई अच्छा रिश्ता ना आए तो तुम्हें तो शायद फ़र्क ना पड़े, लेकिन खुर्शीद बुआ और सवेरा आंटी कितनी परेशान होंगी शायद इसका अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। लिहाजा पागलपनी की ज़रूरत नहीं है, खुशी से इस रिश्ते को कबूल कर लो, क्योंकि मुझे यकीन है कि उस शख्स में इतनी काबिलियत है कि वो तुम्हें खुश रख सकेगा। जानती हो, अभी जब तुम लाहौर आई थी तब फ़रहान ने रास्ते में कहीं तुम्हें देखा था, शायद इस्लामाबाद से आते हुए या वापस जाते हुए। ये उसने खुद मुझे बताया है कि तुम उसे अच्छी लगी और तुम्हारा पीछा करते हुए उसने तुम्हारे बारे में मालूमात ली। तो उसे पता चला कि तुम इस्लामाबाद से यहाँ आई हो, और फिर उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया। और आज के दौर में कोई ऐसा चाहने वाला हो तो उसकी चाहत को ठुकराना कुफराने नेमत से कम नहीं है कि जो इंसान आपको गलत राब्तों में रखने की बजाय हलाल तरीके से अपनाना चाहता हो, उसे कबूल करने में देर नहीं करनी चाहिए। वो तुम्हें चाहता है। अगर आपको यकीन हो कि आप अपनी चाहत को हासिल नहीं कर सकेंगे तो यकीनन किसी और को उसकी चाहत से नवाज देना चाहिए। यूँ आपके बेकरार दिल को भी करार नसीब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को रद्द नहीं करोगी। इत्मीनान रखो, वो एक अच्छा इंसान है और तुम खुश रहोगी उसके साथ। बस जहन से बाकी सब कुछ निकाल दो, उस शख्स के मुतालिक और आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि अधूरे सपने बड़ी तकलीफ दे होते हैं। जितना जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए, उन्हें आँखों से नोच डालना चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब आप अपनी आँखों को नए ख्वाब देखने की इजाज़त देते हैं। एहतशाम ने उसे समझाया और अपनी बात मुकम्मल करते ही अंदर की जानिब कदम बढ़ाए, जब मरीना की बात पर वो एक बार फिर से रुक गया। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप रस्म होने तक वापस नहीं जाएंगे।
मरीना, जो इनकार की ठाने बैठी थी और मुसम्मम इरादा किए हुए थी कि उसे शादी नहीं करनी, एहतशाम की बातों के सामने दिल जितना भी सख्त था पसीज गया और वो राज़ी हो गई। लेकिन उसके बदले एहतशाम से वो अपनी शर्त मनवाने की भी ख्वाह थी। काम बहुत ज़्यादा है, अभी भी मुश्किल से ये 2 दिन निकाल कर आया हूँ। आज दिन तक जो हो सका इंतज़ामात कर जाऊँगा। फिर मेरा मरी जाने का प्लान है और वहीं से लाहौर वापसी। एहतशाम ने उसे अपनी मसरूफियत और प्रोग्राम से आगाह किया कि वो ज़िद ना करे, लेकिन वो भी डट गई थी। तो ठीक है, आप नहीं रुक रहे तो मैं भी आपकी बातों के मुतालिक नहीं सोचूंगी और इनकार कर दूंगी घर वालों को, मरीना ने नरूठे अंदाज में कहा। मरीना, वो कुछ देर तक खामोश रहा। ओके, ठीक है, रुक जाऊंगा, लेकिन उसके बाद इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। जो बातें तुम्हें समझाई हैं तुम उन पर पूरा पूरा अमल करोगी। एहतशाम ने भी कुछ देर सोचने के बाद उसकी शर्त मान ली थी। डन। वो भी खुशी से चहक उठी थी। फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मरीना ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, ये हाथ तुम निकाह के बाद फरहान की तरफ बढ़ाना। मेरी ऑलरेडी एक दोस्त है, सारा एहतशाम। उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए एक ही काफ़ी है। हाँ, तुम मुझे छोटी बहनों की तरह अजीज़ हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी शर्त मान ली है। वो जवाबन उसके सर पर हाथ रखते हुए मुस्करा गया और अपनी बात से अपने और उसके रिश्ते की नौयत भी बावर करवा गया कि एहतशाम के उसकी शर्त मान लेने से वो किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो जाए, बल्कि अपने जहन को मस्बत ही रखे। और दूसरे ही लम्हे अंदर की तरफ पलट गया, जबकि मरीना उसे देख कर रह गई। अपना खाली हाथ झटक गई और सारा पर रश करने लगी। एहतशाम की शख्सियत के साथ साथ अंदाज में भी ऐसा सहर था कि उसे लगा कि अब वो इनकार नहीं कर पाएगी, जब ही फ़ौरन से तस्लीम कर गई। और अब एहतशाम के उसकी शर्त मानने के बाद मरीना को भी उसकी बातों का पास रखना था, उन पर अमल करना था। अहमद ने खुर्रम को 12 कॉल्स की, लेकिन उसका नंबर हर दफ़ा बंद ही मिलता। अहमद ने सोचा शायद उसने अपना नंबर चेंज कर लिया हो, जब ही उसने खुर्रम के बंगले में जाने की ठान ली थी। लेकिन उसे मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ से उसे पता चला कि वो पाकिस्तान में ही नहीं है, बल्कि अपनी मिसेस के साथ उम्र की अदायगी के लिए गया हुआ है। ओह, तो जब ही उसका नंबर बंद मिल रहा है। और कुछ हल ना सूझा तो इंतकामी कार्रवाई की आग में जलते हुए उसने अपना पहला इंतहाई कदम उठाने की ठान ली थी और जल्द ही उस पर अमल पैरा होने को था। दिन तेज़ी से सरकते जा रहे थे। एहतशाम और सारा की ज़िंदगी इसी मामूल से गुजर रही थी। सुबह नोक झोंक तो रात को लव बर्ड्स, और अगर रात को किसी बात पर बहस मुबासा हुआ तो सुबह एक दूसरे की बात पर तायीद करते हुए मोहब्बत लौटाते नजर आते। एहतशाम मरी भी चक्कर लगा आया और वहाँ का काम भी तकरीबन इख्तिताम पजीर होने को था, इसीलिए वहाँ रुकने की बजाय वो मुतमईन सा वापस इस्लामाबाद लौट आया था। फरहान लोग एहतशाम के कहने पर एक बार फिर से इस्लामाबाद आए थे और बाहिमी मुशावरत से मंगनी की बजाय निकाह का प्रोग्राम ही रख लिया गया था कि 1-2 माह के अंदर अंदर तैयारियां मुकम्मल करके रुखसती भी करवा दी जाएगी। और ये सब एहतशाम आगा की मरहून मिन्नत था। एहतशाम नहीं चाहता था कि मरीना के लिए इनकार की कोई भी गुंजाइश बचे, क्योंकि फरहान एक अच्छा लड़का था, इसलिए उसने दोनों तरफ से बात करके निकाह पर सबको राज़ी कर लिया था। आखिर रात काली चादर ओढ़कर सिरक गई और एक हसीन सुबह सूरज की खूबसूरत किरणों के साथ नमूदार हुई। निकाह के प्रोग्राम की हसीन सुबह का आगाज़ हो चुका था। लाहौर से भी सबको निकाह से एक रोज़ कबल आना था, लेकिन वो लोग भी अभी नहीं पहुँचे थे। गुज़िश्ता कुछ रोज़ सारा और एहतशाम के खासे खुशगवार गुजरे थे और वो हर रोज़ रात को बीजान को और बाकी घर वालों से वीडियो कॉल पर बात करके उन्हें अच्छा खासा मुतमईन भी कर चुके थे कि वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं। सभी उनकी तरफ से बहुत खुश और मुतमईन थे कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कम से कम अहमद आगा की ज़िंदगी में तो उन्हें ये सुकून ज़्यादा देर तक मैसर होने वाला नहीं था। तमाम इंतज़ामात एहतशाम नहीं किए थे। उसने जब तक यहाँ इस्लामाबाद में था आने के दूसरे रोज़ ही अपने लिए एक गाड़ी बुकिंग पर ले ली थी। सबको शॉपिंग पर ले जाता और अक्सर शाम को सारा और मरीना को आइसक्रीम खिलाने भी ले जाता। चूँकि सारा और मरीना में भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, इसलिए अब सारा को मरीना की तरफ से जालिसी के दौरे ज़रा कम ही पड़ते थे।
एहतशाम को भी इन दिनों फ़िलहाल काम से आज़ादी थी और लम्हे भी मोहब्बतों के ज़ेर साया गुजरते जा रहे थे। बस उसे ऑफिस से और दुबई वाली पार्टी की तरफ से कुछ कॉल्स आ रही थीं जो उसे परेशान किए हुए थीं। लेकिन वो मरीना से वादा कर चुका था, इसलिए रस्म से पहले नहीं जा सकता था। बस परेशानी को खुद पर सवार करने की बजाय वो उनसे वक्त मांग चुका था कि वापस आकर तमाम मामला निपटा देगा। उसने एक शानदार मैरिज हॉल बुक किया था और उसके अखराजात का ज़िम्मा भी खुद ही उठाया था। खुर्शीद और सवेरा ने काफ़ी कहा, लेकिन उसका जवाब था कि मरीना मेरी छोटी बहनों की तरह है, मैं ये सब अपनी खुशी से कर रहा हूँ। मरीना तैयार होकर मैरिज हॉल के वेटिंग रूम में अपनी सहेलियों के साथ मौजूद थी, जबकि बाहर अच्छी खासी गहमा गहमी थी। मेहमानों का आना जो लगा हुआ था। सारा भी आज मरीना के साथ ही पार्लर गई थी और वहीं से तैयार होकर आई थी। उसने मैरून कलर की कामदार साड़ी पहनी हुई थी जो उस पर बहुत जच रही थी, जो एहतशाम ने उसे यहीं इस्लामाबाद से शॉपिंग के दौरान अपनी पसंद से दिलवाई थी। मैचिंग ज्वेलरी और हाई हील्स सब कुछ एहतशाम की पसंद का था। उस पर बालों का खूबसूरत सा जूड़ा और उससे निकली कुछ आवारा लटें किसी काफिर को भी ज़ेर करने के लिए काफ़ी थीं। एहतशाम की निगाहें नागहां मेहमानों से होती हुई सारा पर जा ठहरी थीं, जो यकीनन पॉलर से भी उसे साथ तो लाया था, मगर तब इस तरह नज़र भर कर देखने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब वहाँ खड़े खड़े वो इर्द गिर्द से बेपरवाह फुर्सत से उसे तकने में महफ था। अचानक सारा ने भी खुद को किसी की निगाहों के हसार में पाते हुए जैसे ही इर्द गिर्द देखा, अचानक से एहतशाम आगा पर निगाहें जा ठहरी, जो उसे ही देखने में महफ था। सारा को देखते पाकर एहतशाम हाथ के इशारे से सराहे बिना ना रह सका। जवाबन सारा ने निगाहें शर्मा कर झुका ली थीं। शाज़िया और हुमैरा लोग भी पहुंच चुके थे। वो दोनों उसकी बलाएं लेने के बाद एहतशाम के बारे में पूछ रही थीं। बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है भाई? उसे तो अपनी खूबसूरत मिसेस के साथ साथ होना चाहिए। हुमैरा ने उससे पूछा। जी मुमानी अभी तो यहीं सामने ही थे, सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं देखती हूँ और ज़रा मेहमानों से भी मिल लूँ। हुमैरा तो बेटे की तलाश में निकल पड़ी थी। मामा आप लोगों को तो कल आना था ना, लेट क्यों हुए? सारा अब शाज़िया से मुखातिब थी। बेटा तुम्हारे सरबत मामू की कोई ज़रूरी मीटिंग थी, बस इसी वजह से कल नहीं आ पाए, वरना प्रोग्राम तो कल का ही था। शाज़िया ने बेटी को ताख़ीर की वजह बयान कर दी और साथ ही साथ मेहमानों से मिलने में भी मसरूफ़ रहीं। बाबा कैसे हैं, नज़र नहीं आ रहे, क्या वो नहीं आए? और बीजान? उसकी मतलाशी निगाहें खाली पलटी तो मामा से ही फिर से वो सवाल करना थी। बाबा तो ठीक हैं, आए हुए हैं, शायद सरमर भाई उन्हें मेहमानों से मिलवा रहे हों। नहीं बेटा, अम्मा जान नहीं आई, पहले तो प्रोग्राम था उनका, लेकिन कल ही उन्होंने प्रोग्राम चेंज कर लिया। पूछने पर बताया नहीं, बस कह रही थी कि थकावट हो जाएगी। बस तुम लोग सबको मेरी तरफ से पूछे ना। शाज़िया बेटी को बता रही थी कि हुमैरा भी एहतशाम को लिए उसी तरफ आ गई। अपनी बेगम के साथ रहो, दोनों एक साथ अच्छे लगते हो, हुमैरा ने सारा का हाथ उसके हाथ में देते हुए कहा। सारा तो शर्मा गई थी, जबकि एहतशाम ने मुस्कुराते हुए मॉम को मोहब्बत से साथ लगा लिया था और फिर शाज़िया फूफो से मिलते हुए ही बीजान के बारे में पूछने लगा। जहांगीर साहब की फैमिली और बीजान के अलावा बाकी सब शादी पर मौजूद थे। तुम दोनों यहाँ रिसेप्शन पर सब मेहमानों को वेलकम करो, और लड़के वाले भी तो पहुँचने वाले होंगे। मैं ज़रा शाज़िया और हुमैरा भाभी को रिश्तेदारों से मिलवाती हूँ। सवेरा, जो सारा और एहतशाम को रिसेप्शन पर छोड़कर हुमैरा और शाज़िया के लिए मेहमानों की तरफ बढ़ गई थी, सारा एहतशाम को देखकर मुस्कुरा उठी थी। मिसेस एहतशाम वल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आज, क़यामत ढा रही हैं। मैं तो सोचा हूँ अब वापस कैसे जा पाऊँगा, कहीं यह हुस्न मेरे पैरों की बेड़ियाँ ही ना बन जाए। एहतशाम ने भरपूर निगाह डालते हुए पहलू में खड़ी सारा से कहा। वैसे आज आप भी कुछ कम नहीं लग रहे। आज पहली बार सारा ने यूँ खुलकर उसे सराहा था और मज़ीद कुछ कहे बिना शर्मा कर निगाहें झुका गई थी। स्याह रंग के इटालियन सूट पर टाई लगाए, कीमती कफलिंग्स और कलाई में बेशकीमत घड़ी एहतशाम आगा की शख्सियत को मज़ीद पुरकशिश बना गई थी। अच्छा, आप कह रही हैं तो मतलब वाकई बहुत प्यारा लग रहा हूँ, हाँ? एहतशाम ने शरारत भरी मुस्कुराहट से उसे देखा तो सारा भी शर्मा कर रह गई। लड़के वाले पहुंच चुके थे। उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया था। निकाह ख्वाह तो पहले से मौजूद था, इसलिए निकाह में देर नहीं की गई थी।
سبھی انتظامات بہت اچھے سے کیے گئے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد طعام کی محفل شروع ہو چکی تھی۔ احتشام کی نگاہیں اس وقت سارہ کی تلاش میں تھیں۔ فی نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ اسے اسٹیج پر نظر آئی تھی۔ آپ دونوں کو اس خوبصورت رشتے میں منسلک ہونے پر بہت مبارکباد۔ احتشام نے اسٹیج پر آتے ہی فرحان اور مرینا کو نکاح کی مبارکباد دی تھی۔ اچھا مرینا، میں اب نکل رہا ہوں۔ احتشام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آج تو رک جائے نا پلیز۔ مرینا فوراً سے اس کے روبرو کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی شرط پوری کی ہے نا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے وعدے پر تعمیر قائم رہنا۔ ادھورے خوابوں کو آنکھوں سے نوچ کر نئے سپنے سجاؤ گی تو یقیناً بہت خوش اور مطمئن رہو گی۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ احتشام نے پھر سے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سارہ کی طرف متوجہ ہوا، جو کچھ فاصلے پر سنگل صوفے پر بیٹھی تھی، اور چہرے کے رنگ ان دونوں کو ایک ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر جانے کیوں آج پھر سے بدلے تھے۔ یہ وجہ مرینا کا دلہن بن کر اپنے دلہا کے ہمراہ اسٹیج پر بیٹھے ہونے کے باوجود احتشام کے اعزاز میں کھڑے ہونا تھا۔ سارہ، میں نکل رہا ہوں۔ احتشام نے وہیں سے صدا دی تو وہ اٹھ کر اس کی سمت آئی اور باہر تک اسے الوداع کہنے آئی۔ باقی رشتہ داروں سے تو وہ پہلے ہی مل چکا تھا۔ سویرا اور خورشید بوا تو اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہی تھیں۔ ابھی آپ رک جاتے تو 2 روز تک ہم مل کر چلتے نا۔ سارہ نے گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے روکنا چاہا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کام بہت زیادہ ہے۔ آفس سے بھی بہت کالز آ رہی ہیں، وہاں بھی شاید کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ سمی اور میں دونوں ہی نہیں تھے، اب جاؤں گا تو پتہ چلے گا۔ خیر، سمجھ سکتا ہوں آپ کے لیے جتنا مشکل ہوگا میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے، لیکن مجبوری ہے، ورنہ ان دوریوں کا متحمل میں کبھی بھی نہیں ہوں۔ میں نے تو آپ سے بارہا کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہی واپس چلیں، لیکن یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہی تھا کہ نہیں میں ابھی رکوں گی۔ احتشام نے اداسی میں ڈوبی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ مرینا اور سویرا آنٹی نے پروگرام بنایا تھا کہ ماما لوگ آئیں گے تو ان کی واپسی سے پہلے سب مل کر مری کا چکر لگائیں گے۔ میں نے بھی یہی سوچ کر حامی بھر لی تھی کہ آپ بھی ساتھ ہوں گے، لیکن اب کیسے منع کروں گی انہیں۔ اچھا آپ اداس نہیں ہو، 2 روز کی تو بات ہے، گزر جائیں گے۔ سارہ نے جانے اپنے دل کو تسلی دی تھی یا احتشام آقا کو؟ کاش کہ جتنی آسانی سے آپ نے یہ آخری جملہ ادا کیا ہے اتنا ہی آسان بھی ہو۔ آپ تو سب میں مصروف ہو جائیں گی، یقیناً میں کہاں یاد آؤں گا پھر۔ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا شدت سے منتظر رہوں گا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور پہنچتے ہی مجھے انفارم کیجیے گا، میں انتظار کروں گی۔ سارہ تو ہمیشہ ہی اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی آئی تھی، سو اب بھی اس نے کسی جذبے کے تحت احتشام کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ہاتھ آزاد کرتی 30 قدم اٹھاتی اندر کی سمت قدم بڑھا گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں الوداع کہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی نمی اتر آئی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ احتشام وہ دیکھے اور پھر اس کی طرف سے پریشان رہے۔ جو بھی تھا، لیکن دونوں کے لیے جدائی کی ایک گھڑی تکلیف دہ تھی، لیکن وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ عنقریب ہی وہ جدائی کے دردناک فیز سے گزرنے والے تھے۔ احتشام گھر سے آتے ہوئے اپنا سامان ساتھ ہی لے آیا تھا۔ ابھی اس نے بکنگ کی گاڑی واپس کرنی تھی۔ یہ کام نمٹا کر اس نے کیب بک کیا اور ایئرپورٹ کے لیے آ گیا۔ فلائٹ میں کچھ وقت تھا، لیکن اس کا جی چاہ رہا تھا کہ واپس بھاگ جائے، لیکن دل کو بڑی مشکل سے اسے منائے رکھا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد سے لاہور پہنچنے تک دل بس اسی خواہش میں لگا رہا۔ ڈرائیور اسے لینے کے لیے مقررہ وقت سے پہلے ہی پہنچا ہوا تھا۔ ٹریفک سگنل پر گاڑی رکی تو اچانک اس کی نظر فٹ پاتھ پر رکھی گئی پینٹنگز پر پڑی تھی۔ مجید، تم گاڑی یہاں سائڈ پر ہی روکو، میں آتا ہوں۔ اس کو بیبیز کی 2 پینٹنگز پہلی نظر میں بہت پسند آئی تھیں۔ اس نے وہ دونوں ہی خرید لی تھیں، اس نیت سے کہ وہ انہیں اپنے بیڈ روم میں دیوار پر سجائے گا۔ وہ گاڑی میں واپس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ آج پھر وہی پھول بیچنے والی عورت اس کی گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے اپنا بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ وہ عمر میں زیادہ بڑی نہیں لگتی تھی،
ایسا لگتا تھا کمسنی میں ہی اس کی شادی کر دی گئی ہو، اور اب غربت اور مفلسی نے اس کی ایسی حالت بنا دی تھی کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو جب کبھی آئینے میں دیکھتی تو رو پڑتی۔ صاحب پھول لے لو۔ مرر نیچے کرتے ہی اس کی آواز کانوں میں پڑی۔ میں نے تم سے کہا تھا اپنے شوہر کو بھیجنا، اسے میرے آفس کیوں نہیں بھیجا؟ احتشام نے بھی اسے پہچانتے ہی سوال کیا تھا۔ صاحب وہ نہیں مانا تھا، اور اب تو ہفتہ ہو گیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں۔ جہاں نشہ کرتا ہے 2 دن وہیں پڑا رہتا ہے، کچھ خبر نہیں ہوتی اسے۔ پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ… وہ آخری جملہ مکمل نہیں کر سکی تھی اور بری طرح سے سکنے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اسے مل جائے گا، رونا بند کرو۔ وہ دیکھو بچہ تمہیں روتے دیکھ کر کیسے سہم گیا ہے۔ ایسا کرو تم میرے ساتھ چلو، پیچھے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ احتشام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ جی؟ پہلے پہل تو وہ احتشام کی آفر پر اسے غلط سمجھی تھی، جب ہی انتہائی تعجب خیز لہجے میں جی پر زور دیتے ہوئے بولی، یہاں اپنے بچے کو اٹھائے سڑکوں پر پھرنے سے بہتر ہے کہ تم گھر کا کام کر لو۔ کھانا، کپڑے اور خدا نخواستہ بیمار ہونے کی صورت میں علاج بھی میری طرف سے ہوگا۔ تم گھر کے کاموں میں دوسری ملازمہ کے ساتھ مل کر کام کرو گی۔ بولو، کر لیتی ہو کام؟ احتشام نے توضیح پیش کی تو پھول بیچنے والی کو خود اپنی ہی سوچ پر شرمندگی ہوئی کہ وہ کیا سوچ رہی تھی، جبکہ وہ فرشتہ صرف انسان تو اس کے بھلے کی بات کر رہا ہے۔ جی صاحب، سارے کام کر لیتی ہوں، لیکن آج میں اپنے گھر ہی جاؤں گی تاکہ ضروری سامان لے لوں۔ جی، مالک مقام ویسے ہی کرایہ کا شور مچا کر مجھ سے 2 دن میں گھر خالی کرنے کو بھول گیا ہے۔ میں کہاں سے دیتی اور خالی کر کے بھی کہاں جاتی؟ خدا نے تو آپ کو فرشتے کی صورت میں بھیج دیا ہے، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے پھر، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتے ہیں، پرسوں تیاری کر لینا، تمہیں یہی ڈرائیور گھر سے آ کر لے جائے گا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، فکر نہ کرو، تمہارے شوہر کو بھی ڈھونڈ لیں گے اور اب کے میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ احتشام کی بات پر اس کا جی چاہا کہ یہیں کھڑے کھڑے اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی گھر کے راستے پر گامزن تھی۔ اسے اس کے گھر پر چھوڑا تو احتشام نے اپنے والیٹ سے ایک معقول رقم نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ رکھ لو، واجبات ادا کرنے میں کام آئیں گے۔ اس بار اسے منع کرنے کی بجائے چپ چاپ پیسے پکڑ لیے تھے، کیونکہ مکان کے کرائے کے علاوہ محلے کی دکان سے اس نے جو گھر کا راشن ادھار لے رکھا تھا اس کے پیسے بھی چکانے تھے، اور یہ اتنی رقم تھی کہ اس کے سارے کام بآسانی ہو جاتے۔ گھر پہنچ کر بی جان، طاہرہ آنٹی اور جہانگیر انکل سے ملنے کے بعد کچھ دیر گپ شپ لگانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ خالی اداس کمرہ اس کی اداسی کو سوا کر گیا تھا۔ دریز باجوہ بہت غصے سے بھرے بیٹھے تھے اور خرم کے لوٹنے کے منتظر تھے، اور ایسی صورتحال ان کی تب سے تھی جب سے انہیں ایک ان نون نمبر سے کال آئی تھی۔ بارہا پوچھنے پر بھی اس شخص نے انہیں اپنی شناخت نہیں کروائی تھی، سو اس نے جو زہر دریز باجوہ کے کانوں میں اتارا تھا وہ انہیں چین نہیں پڑنے دے رہا تھا، اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی خرم لوٹے گا وہ اسے کہیں گے کہ عاشق کو چھوڑ دے، اور اسے عاشق کو طلاق دینی ہی ہوگی، جبکہ وہ دونوں اس سب سے بے خبر روح کی پاکیزگی کا سفر طے کر رہے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے ان دونوں نفوس کو خالص کرنے کے لیے اور ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے ان کے لیے ایک کڑی آزمائش واپسی پر ان کی منتظر تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اور ہاں، ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آخر احمد صاحب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔